ऐसा क्यों है कि सेलिब्रिटीज के तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ठीक हो जाते हैं, पूरी तरह से क्योर हो जाते हैं, पर जो आम जनता है, ऐसे लोग जो कि ऑडियंस हैं या जो उनके फैंस हैं, उनके कुछ डिसऑर्डर्स क्योर नहीं होते। स्पेशली वो वाले डिसऑर्डर्स जो कि सेलिब्रिटीज को हैं, उनके तो क्योर हो गए, पर जो उनके फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको अगर वही डिसऑर्डर है तो उनमें से काफी सारे लोगों का वो डिसऑर्डर क्योर नहीं हो पा रहा। भाई, जब सेलिब्रिटी का डिसऑर्डर क्योर हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं, या मेरे फैमिली मेंबर का क्यों नहीं। जैसे कि कोई एक एक्ट्रेस है जिन्होंने बताया कि भाई मुझे डिप्रेशन हुआ था और मैंने दवा ली, मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया, मैंने उससे स्ट्रगल की और बहुत जूझा, बहुत ही अकेलेपन में, बहुत ही सुसाइडल थॉट्स आती थी और धीरे 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 इलाज लिया और डिप्रेशन ठीक हो गया। तो वहीं एक म्यूजिक रैपर है जिनके बारे में सुनने में आता है कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर था और उन्होंने इलाज लिया, दवाइयां ली, रिहैबिलिटेशन हुआ, किसी ना किसी तरह से इलाज लिया और धीरे धीरे उनका डिसऑर्डर क्योर हो गया, वो उससे मुक्त हो गए और फिर वो अपनी नॉर्मल डेली रूटीन में रिकवर करके वापस आ गए। उनका डिसऑर्डर तो भाई क्योर हो गया। पर बहुत से लोग हैं जो उसी डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, बाइपोलर से सफर कर रहे हैं, उनका डिसऑर्डर तो क्योर ही नहीं होता। और सबसे बड़ी बात तो ये कि सेलिब्रिटीज के डिसऑर्डर ठीक हो रहे हैं, पर डॉक्टर्स कहते हैं कि उनको जो बीमारी है वो अगर किसी आम पब्लिक में अगर किसी को होती है तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये बीमारी तो इनक्योरेबल है। जैसे बाइपोलर के बारे में बोल दिया कि भाई ये तो इनक्योरेबल है, इसका तो क्योर है नहीं। तो भाई ये सेलिब्रिटी जो रैपर हैं, इनका डिसऑर्डर कैसे क्योर हो गया? भाई या तो डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर्स भ्रमित कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। भाई जब सेलिब्रिटी का डिसऑर्डर ठीक हो गया तो फिर हमारा क्यों नहीं हो सकता, हमारे फैमिली मेंबर का क्यों नहीं हो सकता? कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है कि उनका डिसऑर्डर तो हम कहें कि क्योर हो रहा है, पर हमारा या हमारे फैमिली मेंबर का वो डिसऑर्डर क्योर नहीं हो रहा। सेलिब्रिटीज के डिसऑर्डर्स के बारे में जब हमें पता चलता है तो एक तरह से उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है या उसे डिस्क्लोज करता है, जो कि वो सेलिब्रिटी खुद ही करता है। और हमें देखने में आता है कि ये जो पर्सन था, इसने बताया कि ये काफी टाइम तक इंडस्ट्री से या जो भी उसका स्पोर्ट्स या किसी भी चीज में वो है, वो थोड़े टाइम तक गायब था, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था क्योंकि उसको ये डिसऑर्डर था और वो इलाज करा रहा था या करा रही थी। बाद में वो अपनी लाइफ को रिज्यूम कर लेता है। ऐसा ही मोस्टली किसी भी पर्सन की लाइफ में भी देखने में आता है कि एक टाइम तक सब कुछ ठीक थी लाइफ, फिर उसके बाद डिसऑर्डर आया, फंक्शनिंग रिड्यूस हुई, लाइफ में बहुत उथल पुथल हुआ, सोशलाइजेशन, पब्लिक लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई और जैसे जैसे इलाज चला, इलाज ठीक हुआ, धीरे धीरे पर्सन रिकवर कर गया और फिर से वैसी ही सोशल लाइफ एक पर्सन की देखी जाने लगी। तो सेलिब्रिटी और वो जो पर्सन है जो कि इलाज करा रहा है, इन दोनों में इस मामले में तो कोई फर्क नहीं। पर दिक्कत ये होती है कि हमें सेलिब्रिटी के बारे में सिर्फ उतना ही दिखता है जितना कि हमें दिखाया जाता है। भाई 2-4 साल तक तो ये सेलिब्रिटी बहुत अच्छे म्यूजिक एल्बम बनाता था, बहुत सारी फिल्मों में इसने म्यूजिक दिया, सिंगिंग करी, ये बहुत बड़ा रैपर बन गया, बहुत सारे रैप सॉन्ग्स इसने बनाए, खूब पॉपुलर हुआ, शादियों में, गाड़ियों में, हर जगह इसका म्यूजिक बजता था। और अचानक से पता चलता है इसे बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। सडनली वो इंडस्ट्री से गायब हो जाता है, फिल्मों में गाना गाना, म्यूजिक एल्बम बनाना वो बंद कर देता है। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि वो रिहैब सेंटर में था। अब वो फिर से एक नई म्यूजिक एल्बम बना देता है। इस बार उसका थोड़ा वजन बढ़ जाता है, कह सकते हैं दवाइयों की वजह से या शायद लाइफस्टाइल की वजह से वजन बढ़ गया होगा। और कुछ टाइम के बाद लोगों में एक धारणा बैठ जाती है कि ये तो बाइपोलर डिसऑर्डर था, ये तो क्योर हो जाता है। अब हमें ऑडियंस के तौर पे उतनी ही पिक्चर देखने को मिलती है जितनी की हमें दिखाई जाती है। उस पर्सन की ट्रीटमेंट हिस्ट्री क्या है, उस पर्सन की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उस पर्सन का बायपोलर एपिसोड या डिसऑर्डर आया कहां से, उस पर्सन को किस तरह का ट्रीटमेंट मिला, क्या उस पर्सन को दवा मिली, क्या उस पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक्स मिले, क्या उस पर्सन ने रिहैबिलिटेशन में टाइम स्पेंड किया, इलाज लिया, कितने टाइम तक रहा, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। हमें बस उस सेलिब्रिटी की अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के बारे में पता चलता है। उस पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, किस तरह से उसका इलाज हुआ है, हमें कभी पता नहीं चल पाएगा अनलेस कि वो सेलिब्रिटी खुद आके किसी टीवी इंटरव्यू में बोल दे या कहीं वो अपनी किताब लिख दे और उस किताब के अंदर बता दे। जब तक वो खुद नहीं बताएगा, कोई एथिकल तरीका नहीं है जिससे कि लोग, पब्लिक जान पाए कि उस सेलिब्रिटी की लाइफ में हुआ क्या है। डॉक्टर्स कभी डिस्क्लोज करेंगे नहीं क्योंकि ये तो सब कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं। तो हमें जो दिखाई देता है वो हमेशा एक अधूरा चेहरा दिखाई देता है, हमें हमेशा एक अधूरी पिक्चर प्रेजेंट की जाती है। किसी भी डिसऑर्डर में एक पर्सन जब थोड़े टाइम तक सोशल लाइफ से, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से बाहर होगा
तो उसके बाद जब वो रिटर्न करेगा इलाज के बाद, तो नेचुरली वो उसी तरह की लाइफ में दोबारा से रिटर्न करेगा जिसमें वो बीमारी आने से पहले था। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है कि अगर वो अपनी सेलिब्रिटी लाइफ को फिर से रिज्यूम कर लेता है। दूसरी चीज कि कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर 4-5 फेजेस से गुजरती है, जिसे हम कहते हैं कुछ आर की फॉर्म में आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ट्रीटमेंट के अंदर रेमिशन होता है, रिकवरी होती है, रिलैप्स हो सकते हैं और रिकरेंस हो सकती है। अब ये क्या होते हैं ये सब? जब दवा का इलाज या कोई भी इलाज जब देना शुरू किया जाता है, तो उस टाइम पर जब सिम्टम्स में कमी आने लगती है तो उसे कहा जाता है रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। पहला आर क्या हुआ? रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। ये ऐसा फेज होता है, ये एक बीमारी के ट्रीटमेंट का एक्यूट फेज होता है, जिसमें कि दवा का डोज भी बढ़ाया जाता है, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल चलता है, देखना पड़ता है कि पेशेंट के ऊपर दवा कौन सी काम कर रही है, कितनी काम कर रही है, कितने डोज में देनी पड़ रही है, कौन कौन सी दवाइयां देनी पड़ रही हैं और हटानी पड़ रही हैं। ये एक्यूट फेज होता है जो करीब 2, 4, 6 हफ्ते तक चलता रहता है, करीब करीब 2 महीने तक का ये फेज होता है। इस फेज में पेशेंट के अंदर मेजर इंप्रूवमेंट सिम्टम्स की देखी जाती है। फिर उसके बाद पेशेंट की कंडीशन में स्टेबिलिटी आ जाती है और उसके सिम्टम्स करीब करीब चले जाते हैं। इसे कहा जाता है रेमिशन फेज। ये 2-3 महीने के बाद ये फेज अटेन होता है। उसके बाद ये जो फेज होता है, इसमें भी पेशेंट दवाई तो लेता रहता है पर सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। और इस फेज में अगर किसी भी वजह से पेशेंट को दोबारा से वो सिम्टम्स लौट आए, दोबारा से वो डिसऑर्डर का उसे डायग्नोसिस मिल जाए, तो उसे कहा जाता है रिलैप्स। पर अगर मान लीजिए रिलैप्स नहीं होता, तो अगर वो पर्सन रेमिशन फेज में रहता है, तो 3-4 महीने तक रेमिशन फेज में रहने के बाद या करीब करीब 6 महीने तक इस फेज में रहने के बाद, अगर अगले कई महीनों तक 8 से 9 महीनों तक भी अगर वो पेशेंट को दोबारा से सिम्टम्स नहीं आते या छोटे मोटे आकर चले जाते हैं पर उसका डिसऑर्डर रिटर्न नहीं करता, तो इस फेज को ही हम कहते हैं रिकवरी फेज। यानी कि अब पेशेंट की रिकवरी हुई। इस पीरियड तक करीब साल भर का टाइम हो जाता है। मतलब जब बीमारी आई और इलाज देना शुरू किया गया, उसके बाद रिस्पॉन्स का फेज आया, रेमिशन का फेज आया, फिर रिकवरी का फेज आया, कर कुरा के साल भर का टाइम निकल गया। अब रिकवरी फेज के बाद जब दोबारा से वो डिसऑर्डर का एपिसोड होता है, तो उसे कहा जाता है रिकरेंस। मतलब दोबारा से रीऑकर कर गया वो डिसऑर्डर। तो इस तरह से हम किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के अलग अलग फेजेस को समझते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान वो पेशेंट कैसे रिस्पॉन्स देता है, बीमारी का आना जाना, लक्षणों का कम ज्यादा होना कैसे देखा जाता है, इस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हमें नहीं पता कि हमारा जो सेलिब्रिटी है वो रेमिशन फेज में है, रिकवरी फेज में है, हमें नहीं पता। दूसरी चीज, उसके बीच के रिलैप्स हुए या नहीं हुए, हमें वो भी नहीं पता। उसकी बीमारी रिकरेंट है या नहीं, वो भी हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि उस पर्सन को ये वाला डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिला, उसको साइकोटिक डिसऑर्डर हुआ या उसको बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ या उसको डिप्रेशन या एंजाइटी का एपिसोड या डिसऑर्डर हुए। हमें बस इतना पता चल जाता है, वो सेलिब्रिटी खुद बता देता है और उसके ट्रीटमेंट के बारे में हमें कुछ नहीं पता चलता। उसके रिमिशन और रिस्पॉन्स वाले फेजेस, उसके रिलैप्स और रिकरेंस वाले फेजेस का हमें कुछ पता नहीं होता। वो कभी आके ये नहीं बताएगा कि ये मेरा रिमिशन फेज चल रहा है या ये मेरा रिकवरी फेज चल रहा है। और आमतौर पर जो धारणा होती है वो यही कि अच्छा सिम्टम कम हो गए मतलब रिकवरी हो गई। रिकवरी ऐसे नहीं होती। रिकवरी के लिए लंबा टाइम तक एक पेशेंट को ऑब्जर्व करना होता है और उसके सिम्टम्स में एक भारी कमी देखनी होती है, तभी जाके हम उसको कहते हैं कि वो रिकवर्ड है। अब यहां एक और पेंच है। जब ये कहा जाता है कि ये जो डिसऑर्डर है ये इनक्योरेबल है, इसका क्योर नहीं है, मतलब हम उस डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं जो कि किसी ब्रेन डिसीज की वजह से नहीं है। मतलब वहां ब्रेन में कोई इंफेक्शन, चोट वगैरह नहीं लगी, कोई ऑर्गेनिक बेस नहीं है। तो एक तो ये चीज देखी जाती है। दूसरा, वो सब्सटेंस एब्यूज के इफेक्ट में नहीं होनी चाहिए। मतलब ड्रग, अल्कोहल इनके इंपैक्ट में नहीं होनी चाहिए या फिर किसी दवा के इफेक्ट से भी नहीं होनी चाहिए। कई बार कुछ दवाओं के भी कुछ ऐसे इफेक्ट्स पड़ सकते हैं ब्रेन के ऊपर जिससे कि बाइपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर आ सकते हैं। कई बार बीमारी के आने के कारण ड्रग्स हो सकते हैं जैसे कि कोकेन, मैरिजुआना, कैनबिस, ओपियम या कुछ साइकेडेलिक्स जैसे कि एलएसडी या साइलोसाइबिन। अब जब हम बात करते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर का क्योर नहीं है, तो हम उसी डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं जो कि सब्सटेंस एब्यूज के इफेक्ट में नहीं है या दवा के या किसी ऑर्गेनिक बेसिस की वजह से नहीं है। अब हमें नहीं पता कि हमारा जो सेलिब्रिटी है क्या वो ड्रग्स की वजह से उसे बाइपोलर हुआ था या नहीं हुआ था, हमें तो नहीं पता।
क्योंकि अगर उसका बायपोलर नेचुरल था, मतलब उसके जेनेटिक या किसी और वजह से था, और एज के साथ साथ धीरे धीरे उसके लाइफ के स्ट्रेसेस के इंपैक्ट में उसको बायपोलर हो गया, तो वो बायपोलर क्योरेबल नहीं है। पर अगर ड्रग्स के इंपैक्ट में अगर बायपोलर होगा तो चांसेस बहुत हाई हैं कि अगर एक बार उसका इलाज शुरू किया जाएगा, बायपोलर ठीक किया जाएगा, उसका ड्रग का डिटॉक्स किया जाएगा, और लंबे टाइम तक अगर वो पर्सन ड्रग से फ्री रहेगा, सोबर रहेगा, तो चांसेस पूरे हैं उसका बायपोलर दोबारा कभी रिटर्न नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं बायपोलर क्योर हो गया। तो यहां पर जब कहा जाता है कि ये डिसऑर्डर है, हमें देखना पड़ता है कि क्या वो ड्रग इंड्यूस्ड डिसऑर्डर है या वो नेचुरली उसने एक्वायर किया है, जिसका जेनेटिक बेसिस या कोई और दूसरे स्ट्रेस वाले बेसिस हो सकते हैं, थिंकिंग, एनवायरमेंटल बेसिस वगैरह होते हैं, जो कि हम कहते हैं कि वो कॉजल फैक्टर्स हैं या वो रिस्क फैक्टर्स हैं या वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। तो दूसरे कुछ फैक्टर्स की वजह से होना चाहिए, वो ड्रग की वजह से नहीं होना चाहिए। अगर वो ड्रग की वजह से होगा तो इलाज के बाद जब ड्रग इनटेक उसका खत्म होगा, ड्रग फ्री हो जाएगा पेशेंट, तो उसके बाद उसका शायद डिसऑर्डर कभी रिटर्न ना करे, तो हम कहेंगे कि उसका डिसऑर्डर क्योर हो गया। तो देखिए, मेंटल इलनेसेस को समझना काफी मुश्किल है, काफी सारे इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एक डॉक्टर की नजर से, एक थेरेपिस्ट की नजर से, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की नजर से अगर आप समझेंगे तो आपको बिल्कुल अलग पिक्चर मिलेगी। और आम जो सोसाइटी में जो धारणा बना देते हैं, किसी को देखकर हम कुछ भी अपना इन्फ्रेंस निकाल लेते हैं, उस तरह से देखकर हम काफी मिसलीड हो सकते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि जब हम इन बीमारियों को समझने जा रहे हैं तो हम थोड़ा ढंग से समझें, देखें कि आखिर हो क्या रहा है, और बेवजह किसी भी मीडिया इंप्रेशन के बेसिस पर या जो भी हमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसके तरीके से हम बीमारियों को ना समझें। जैसे इसको इस तरह से लीजिए, मीडिया में हमेशा बीमारियों को गलत तरह से प्रेजेंट किया जाता है। पुराने जमाने में स्किज़ोफ्रीनिया को बिल्कुल पागलपन की तरह रिप्रेजेंट किया जाता था, एक पर्सन जिसको कोई होश नहीं है, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है, जिसको जिंदगी भर मेंटल असाइलम में रखा जाएगा, कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता था, और वहीं से धारणा आती थी कि ये पर्सन पागल है। तो पागलपन की जो धारणा बनी है वो इसी तरीके की एक ले धारणा है, मतलब आम भाषा में इसको बोल दिया जाता है, जबकि डॉक्टर्स के लिए, साइकेट्रिस्ट के लिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए पागल शब्द एग्जिस्ट नहीं करता, पागलपन जैसा कुछ नहीं होता। तो एक धारणा बना दी जाती है कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर है तो जिंदगी भर मेंटल असाइलम में रहेगा, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में रहेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाएंगे, और यहीं से हमारे अंदर बहुत सारा स्टिग्मा आ जाता है। तो मीडिया में जो चीजें रिप्रेजेंट की जा रही हैं, चाहे वो अच्छे के लिए किए जाएं चाहे बुरे के लिए किए जाएं, वो हमेशा अधूरी और पार्शल ही होती हैं। उससे हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते कि चल क्या रहा है, वो बीमारी में हो क्या रहा है। हाँ, एक चीज अच्छी है, सेलिब्रिटीज जब आके डिस्क्लोज करते हैं, बताते हैं, तो एटलीस्ट उससे इंस्पिरेशन मिलती है, और अगर इंस्पिरेशन तक रखें तो ही अच्छा है। अगर हम उससे कुछ इंडिकेशन लें, मैसेज लें कि हाँ अगर वो अपने बारे में बता सकते हैं, और अगर मुझे भी ये बीमारी है, और अगर मैं भी अगर इस चीज का इलाज लेता हूं या लेती हूं, मेरी भी ये जो बीमारी है ये मैनेज हो सकती है, तो इतने तक ठीक है, इतने तक अच्छा है। कोई सेलिब्रिटी आके अपनी किताब लिख देता है, या वो मीडिया में अपने इंटरव्यू दे देता है, या कोई मूवी बना देता है, वेब सीरीज बन जाती है, तो बहुत अच्छा है, हम ये सब चीजें देखें, इनसे इंस्पिरेशन लें, जानें, समझें कि एक पेशेंट की लाइफ में क्या स्ट्रगल चल रही है, उसने कैसे उससे डील किया, कैसे जूझा, स्ट्रगल किया, उससे हम बहुत सारे लेसन लें, समझें। पर बीमारियों के नेचर के बारे में जो हम गलत धारणा बना देते हैं, उससे थोड़ा बचने की जरूरत है। क्योंकि कई बार ये लग सकता है, जैसे कि आम देखने में आता है कि कई फैमिली मेंबर्स आते हैं और कहते हैं कि देखो वो जो रैपर था ना, उसका तो बाइपोलर ठीक हो गया, अगर तुम भी कोशिश करोगे तुम भी ठीक हो जाओगे, क्योर हो सकती है बीमारी। इस तरीके से क्या होता है कि कई बार फैमिली मेंबर अपने पेशेंट के ऊपर बहुत जोर डालते हैं, या आसपास हमारे फ्रेंड्स भी जोर डालते हैं, अरे देखो वो जो रैपर था ना, वो जो ऐसा सेलिब्रिटी था या थी, उसके जो डिसऑर्डर था वो ठीक हो गया, क्योंकि वो रिहैब में उसको एडमिट किया, उसको दवाइयां दी, वो ठीक हो गया। अरे तुम भी कर सकते हो, तुम लापरवाह हो, कर नहीं रहे हो, तुम भी मेहनत करो, कर लोगे। हो सकता है हम उस पेशेंट पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, और हम उसकी बीमारी को उसकी बीमारी की तरह ना समझकर हम किसी और बीमारी की तरह से इंडिकेट कर रहे हैं, या उससे इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, या हम एक गलत एग्जाम्पल देकर उस पर्सन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। इनफैक्ट वो पर्सन खुद पर भी प्रेशर डालेगा, वो कहेगा अरे ये ठीक हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता, या मैं क्यों नहीं हो सकती। भाई हमें पता ही नहीं है उसको क्या बीमारी थी, उस सेलिब्रिटी को हमें बहुत थोड़ा सा जानकारी मिलती है, हमें कुछ नहीं पता चलता। बेसिकली हम बस अपनी ही धारणाएं बना लेते हैं क्योंकि हमारे को ये बता दिया जाता है। तो जैसे गलत तरीके से मानसिक बीमारियों को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, उसी तरह से कई बार हमारे अच्छे के लिए भी कोई चीज हमें पता चल रही है या दिखाई दे रही है, उसको भी हम गलत तरह से समझ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इन मेंटल डिसऑर्डर्स को समझें,
कि क्यों कहते हैं डॉक्टर्स कि कुछ बीमारियां क्योरेबल नहीं हैं, क्यों कहते हैं कि कुछ बीमारियों का क्योर है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर मतलब जिसे MDD या जिसे हम आम भाषा में डिप्रेशन कहते हैं, उसका क्योर होता है क्योंकि लोगों में यह बीमारी क्योर हो सकती है। फोबियाज जो होते हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, वो भी काफी हद तक क्योरेबल होते हैं। तो वहीं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, OCD या कुछ और दूसरी बीमारियां हैं, उनको कहा जाता है क्योरेबल नहीं है। कुछ कारण है क्यों, क्योंकि शायद हमें उनके कॉजेज नहीं पता। देखिए, कोई भी बीमारी हो रही है, फिजिकल बीमारी है, किसी वायरल इन्फेक्शन से हुई या फंगल इन्फेक्शन से हुई या कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया हमारे अंदर आया और उसने हमारे को बीमार कर दिया, बुखार हो गया, फीवर हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स आए और हमने इलाज लिया, धीरे धीरे उस वायरस की अपनी लाइफ साइकिल खत्म हुई, दवाइयों से हमने सिम्टम्स को रोकने की कोशिश की, वायरस खत्म हो गया, बीमारी खत्म हो गई। कॉज था, बीमारी आई, कॉज गया, बीमारी चली गई। कॉज इफेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाई देता है। मेंटल डिसऑर्डर्स में ऐसा नहीं दिखता। मेंटल डिसऑर्डर्स के जो कारण हैं वो कहां से आ रहे हैं, किस फैक्टर का ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है, भाई जेनेटिक है या नहीं बीमारी, बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, ब्रेन के अंदर किस तरह का ट्रॉमा एक्सपीरियंस हुआ है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, स्ट्रेस के साथ हैंडल कैसे करता है एक पेशेंट, उसकी इमोशन को हैंडल करने की टेंडेंसी कितनी है, उसके रिलेशनशिप्स कैसे रहे हैं, उसका एक्टिविटी लेवल कितना है, उसकी सोच, उसकी थिंकिंग कैसी है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, हार्मोनल चेंजेस कैसे हुए हैं, कितनी लंबी बीमारी है, कितनी छोटी बीमारी है, एज क्या है, जेंडर क्या है। बहुत सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं किसी बीमारी का, मतलब मानसिक बीमारी का बढ़ना या कम होना। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, पर हमें कॉज नहीं पता होता। जैसे मैंने बताया कि अगर ड्रग लिया और बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया या स्किज़ोफ्रेनिया का कुछ ऑनसेट हुआ, मतलब कुछ साइकोटिक सिम्टम्स आए, तो हम कह सकते हैं कि ड्रग इंड्यूस्ड ये सिम्टम्स आए हैं। चाहे वो कोकेन इंड्यूस्ड हो, कैनबिस इंड्यूस्ड हो, किसी भी तरीके के ड्रग की वजह से हो सकता है कि ये डिसऑर्डर आया हो। तो अगर वो ड्रग का इंपैक्ट चला जाएगा, बीमारी का भी इलाज होगा, ड्रग का भी इलाज होगा, एडिक्शन का इलाज होगा, तो जैसे ही वो कॉज चला जाएगा वैसे ही वो बीमारी भी चली जाएगी, क्योंकि हमें कॉज पता था उसका। उस ड्रग ने ब्रेन में जाकर कुछ ऐसे केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर में चेंजेस पैदा किए जिसकी वजह से केमिकल इंबैलेंस हुआ और एक पेशेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम आ गए, मेनिया हो गया या डिप्रेशन हो गया, हाइपोमेनिक हो गया या एंजाइटी के सिम्टम्स आ गए। तो जैसे जैसे वो ड्रग का बॉडी के अंदर से डिटॉक्स हो जाएगा, ड्रग बॉडी के अंदर से निकल जाएगा और एक पेशेंट लंबे टाइम तक ड्रग फ्री रहेगा, तो उसको बीमारी नहीं आएगी। तो कॉज पता था तो इफेक्ट उसका हमें देखने में आया। अगर कॉज हटा देंगे तो इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा, डिसऑर्डर भी खत्म होगा। पर ये चीज जो फंक्शनल डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब ऐसे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो कि साइकोजेनिक नेचर के हैं, मतलब वो प्योरली साइकोलॉजिकल है। अब साइकोलॉजिकल का मतलब है एनवायरमेंट, ब्रेन, जीन्स, सब कुछ उस पर इंक्लूडेड होता है। तो ऐसे डिसऑर्डर जो हैं उसमें पक्के तौर पर हमें कॉज नहीं पता होता, जिसको कि रिमूव कर दें तो डिसऑर्डर भी चला जाए। इसीलिए कहा जाता है कि इन डिसऑर्डर्स का क्योर नहीं हो पाता। हम पेशेंट को केमिकल बैलेंस लाने के लिए दवा दे रहे हैं, उसको थेरेपी दे रहे हैं, वो अपने बिहेवियर में, मूड में चेंजेस ला रहा है, दवाइयां भी उसके अंदर उसको स्टेबल रख रही हैं। बस इतने तक का ही हमें पता है, हम इतने तक पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब है मैनेज कर रहे हैं कि वो संभला हुआ है पेशेंट, अपनी लाइफ में फंक्शनल हो सकता है, अपनी डे टू डे रूटीन और अपनी फंक्शनिंग को रिटेन कर सकता है। इतना तक हम कर सकते हैं। पर हम कहें कि वो बीमारी चली गई, अब उसको दोबारा कभी वो एपिसोड नहीं होगा या उसको दोबारा वो कभी कंडीशन दोबारा फेस नहीं करनी पड़ेगी, इसके बारे में पक्के तौर पर कहना बहुत मुश्किल होता है उन केसेस में जो कि फंक्शनल डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब बिना किसी ब्रेन डिसीज के या बिना किसी ड्रग, अल्कोहल या किसी मेडिसिन के इफेक्ट के जो नहीं होते। तो ये चीज को समझना जरूरी है। इसीलिए सेलिब्रिटीज से इंस्पिरेशन लीजिए, होप्स लीजिए, उम्मीद बंधाइए, पर उनकी बीमारी से अपनी बीमारी को आइडेंटिफाई मत कीजिए। कोई भी दो लोगों की सेम मानसिक बीमारी सेम कारणों से नहीं होती, उसका इलाज भी सेम नहीं होता, उसका प्रोग्नोसिस मतलब कि वो फ्यूचर में कितना स्कोप है उसका इंप्रूव होने का, ये भी नहीं बता सकते कोई एक पेशेंट को देख के किसी दूसरे पेशेंट के बारे में। हर पेशेंट के बारे में जजमेंट भी इंडिपेंडेंटली लिया जाता है और हर पेशेंट की कंडीशन भी बहुत अलग होती है। तो सेलिब्रिटीज के बारे में पढ़ने को, सुनने को मिलता है, जरूर जानिए, इंस्पिरेशन लीजिए, पर उनको एक प्रोटोटाइप के तौर पे कि हाँ यही है, यही सबके साथ हो सकता है, इसके साथ हुआ तो यही होगा मेरे साथ भी, इस तरह से नहीं देखना।
क्योंकि कल को कोई हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी की लाइफ बहुत खराब हो जाए, वो सुसाइडल हो जाए, सुसाइड कमिट कर ले, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कहेंगे कि अच्छा उसको डिप्रेशन था, उसने सुसाइड कर लिया, शायद मेरे साथ भी यही होगा। नहीं तो ऐसे हम हमेशा अगर सेलिब्रिटीज से ही अगर हम अपने इंस्पिरेशन लेते रहेंगे, उन्हीं को एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते रहेंगे, तो शायद हम मिसगाइड हो सकते हैं। शायद हमारी जो पूरी जो धारणा है अपनी बीमारी को लेकर वो बहुत नेगेटिव हो जाएगी, या वो बड़ी ही पार्शल रहेगी और हम बहुत ही अधूरे तरीके से अपनी बीमारी को समझेंगे, जानेंगे। तो इसलिए थोड़ा विवेक से देखना समझना जरूरी है, और ज्यादा जरूरी है कि हम डॉक्टरों की सुने, जो रिसर्चेस में जो कहा गया है उसको समझें, जानें कि जो बताया जाता है या बताया गया है वो क्या और क्यों बताया गया है। सिम्टम्स का दबा रहना या एक लेवल तक सिम्टम्स के अंदर रिलैक्सेशन आ जाना, मतलब सिम्टम्स कम हो गए, या जैसे कह रहे हैं कि हम रेमिशन में हैं, रिकवरी फेज में हैं, इसका मतलब कई बार ये नहीं होता कि वो बीमारी क्योर हो गई, इसलिए दवाइयां भी लंबी लेनी पड़ती हैं। तो यही पूरा साल 1.5 साल तक जो दवाई चलती है वो इसीलिए चलती है क्योंकि सिम्टम्स के कम हो जाने के बाद भी डॉक्टर्स को भी कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो बीमारी का भी नेचर ऐसा नहीं है कि हम कह सकें कि वो बीमारी अब ठीक हो गई है या वो क्योर हो गई है, केवल उसके सिम्टम्स दबे हैं। इसलिए रेमिशन फेज में जब सिम्टम्स करीब करीब खत्म है, और रिकवरी फेज में जब पेशेंट अपनी लाइफ में पूरी तरह से रिकवर कर चुका है, अपनी फंक्शनिंग को भी अटेन कर चुका है, बावजूद इसके दवाइयां भी चलती रहती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ये नहीं जानते या नहीं कह सकते कि वो बीमारी जड़ से खत्म हो गई है। इसीलिए ताकि रिलैप्स ना हो, रिकरेंस ना हो, इसलिए दवाइयां भी चलती रहती हैं, और इसीलिए डॉक्टर्स ये धारणा हमेशा रखते हैं कि भाई हमें नहीं पता ये क्योर हुई है या नहीं, इसलिए दवाइयां लेते रहो, इलाज लेते रहो। हम ये पक्के तौर पर कंफर्म करके क्लेम नहीं कर सकते, दावा नहीं ठोक सकते कि ये बीमारी क्योर हुई है। इसलिए अगर एक परसेप्शन ये है डॉक्टरों में कि ये बीमारियां क्योर कुछ नहीं होती, तो हमें उसी के नजर से चलना पड़ता है और देखना पड़ता है, तभी जाके हम अपने को भी संभाल सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर को संभाल सकते हैं, दवाइयों के ऊपर या ट्रीटमेंट्स के ऊपर पूरा फेथ रख सकते हैं, और जितना भी फंक्शनल रिकवरी पॉसिबल हो पाए उसको अटेन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बेटर होने की तरफ बढ़ सकते हैं। पुराने हम अपने फंक्शनल स्टेट को अटेन करें या एक नए तरीके से अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाएं, ये सब हम कर सकते हैं। पर तभी जब हम समझें कि क्योर के पीछे हमें ऑब्सेस्ड नहीं रहना, हमें जबरदस्ती ये नहीं कहना कि क्योर हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, नहीं। अगर वो नहीं हो सकती है बीमारी क्योर, कोई दिक्कत नहीं, अपनी फंक्शनल इंप्रूवमेंट लाएं। अगर रेमिशन फेज में है, रिकवरी फेज में है, तो भी बहुत अच्छा है। अगर डॉक्टर कहते हैं कि दवाइयां लेनी है तो लेनी पड़ेंगी, या अगर कोई और ट्रीटमेंट मोडेलिटी फॉलो करना चाहते हैं, थेरेपी लेना चाहते हैं, या कोई बहुत सारे अपने लाइफस्टाइल या दूसरे चेंजेस लाना चाहते हैं, उनको मेंटेन करें। काफी हद तक आप एक अच्छे स्टेट में, अच्छे लेवल पर अपने को मैनेज कर सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और तभी जब हम समझें कि बीमारियों के बारे में क्या कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है। इसी तरह का एक ये मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए मैंने वीडियो बनाई। कुछ लोगों को दुविधा हो सकती है कि भाई ये सब क्यों बता रहे हो, डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो, पर नहीं, वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही है कि अनरियलिस्टिक कंसेप्शंस ना बने, धारणाएं ना बने, और हम अपने को या अपने फैमिली मेंबर को बेवजह प्रेशर ना दें, क्योंकि इन्हीं कुछ प्रेशर की वजह से रिलैप्सेस होते हैं, रिकरेंस होती है। तो यहां जो मोटे तौर पे जो मेरा इंटेंशन है वीडियो को बनाने का वो यही है कि सही चीज तो पता चले, पर साथ ही एक प्रेशर ना लिया जाए जिससे कि हम अपने अंदर कोई स्टिग्मा रखें, अपने को ज्यादा कमजोर समझें, दूसरे को बहुत स्ट्रांग, बहुत ताकतवर समझे, या कहें कि अरे इनका इसलिए दूर हो गया क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत पैसा नहीं है ना, इसलिए हम ठीक नहीं हो पाए। इस तरीके की चीजों में ना उलझें। जरूरी है कि बीमारियों को समझें, आराम से उसका ट्रीटमेंट लें, उम्मीद बंधाएं, सही जानकारी के साथ सही मैनेजमेंट को अचीव करें, सही तरह से खुद की या अपने फैमिली मेंबर की कंडीशन को संभालते रहें। यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।